आज हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी का संरचना। तो आपको बोले थे कि यहाँ से जो है 2 नंबर बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि नया टॉपिक लघु बीजाणुधानी का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनियम पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पहले छोटी सी जानकारी कि आप लघु बीजाणुधानी कहिए या परागकोश का आंतरिक संरचना कहिए या आप परागकोश का अनुदैर्ध्य काट का चित्र कहिए, तीनों का एक ही अर्थ होता है, मतलब लघु बीजाणुधानी का संरचना। तो इस संरचना में हम पढ़ेंगे कि इस संरचना ये कहता क्या है। तो लघु बीजाणुधानी का जो आकार होता है वो प्रारंभ में वो गोल होता है, मतलब ये परागकोश एक तरह से ये प्रारंभ में गोल होता है, लेकिन बाद में ये चतुष्कोणीय हो जाता है, मतलब 4 कोना निकल जाता है, 1 2 3 और 4 कोना चतुष्कोणीय हो जाता है, जो 4 भित्ति से जुड़ा रहता है। पहला होगा एपिडर्मिस, मतलब बाहरी त्वचा। दूसरा होता है एंडोथेसियम, मतलब अंतःस्थिसियम। तीसरा हो जाएगा मिडिल लेयर, मतलब मध्य स्तर। और चौथा हो जाएगा टैपिटम, मतलब टैपिटम का अर्थ टैपिटम ही होता है, हिंदी और इंग्लिश इसका सेम होता है। अब हम जानेंगे कि ये चारों जो इसमें स्तर होती है, लेयर होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये बाहर में जो भाग है, यहाँ देखिए या यहाँ देखिए या यहाँ देखिए, बात कोई दिक्कत नहीं। सबसे बाहरी स्तर जो होती है उस स्तर को एपिडर्मिस कहते हैं। सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। और इसकी कोशिकाएं जो होती है मृत होती है, क्योंकि पौधे में अधिकांश जो बाहर की ओर होता है उसकी कोशिका मृत होती है। तो यह परागकोश का संरचना हुआ, इसकी बाहरी कोशिका भी क्या होती है? मृत होती है। और ये बाहर में होती है, तो इसका एक मुख्य कार्य होता है कि मतलब बाहरी आघातों से सुरक्षा करना, यानी बाहरी आघातों से ये सुरक्षा करने का काम करता है आपका एपिडर्मिस, मतलब बाहरी त्वचा। अब दूसरा नंबर पर आता है आपका एंडोथेसियम। ये पहले नंबर पर एपिडर्मिस और दूसरे नंबर पर एंडोथेसियम अंतःस्थिसियम। आप देखिए इस स्तर के नीचे जो गया है, मतलब एपिडर्मिस से नीचे वाले स्तर, या यहाँ देखिए एपिडर्मिस इसको कहेंगे, उससे नीचे वाले स्तर को एंडोथेसियम कहेंगे, मतलब अंतःस्थिसियम कहते हैं। अंतःस्थिसियम इसको कहा जाता है। इसका कार्य क्या होगा? तो ये क्या करता है कि जब परागकोश परिपक्व होता है, मतलब स्फुटन में सहायक होता है। कौन स्तर? आपका अंतःस्थिसियम। इसका मुख्य कार्य हुआ कि परागकोश के स्फुटन में सहायक होना। तीसरा स्तर आपका आता है, ये देखिए एक तीसरा है आपका मिडिल लेयर, जिसको हम कहते हैं मध्य स्तर। तो अंतःस्थिसियम के नीचे पाए जाने वाले ये परत आप जो देख रहे हैं, ये परत जो आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया मिडिल लेयर, जिसको हम बोलते हैं मध्य स्तर। अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसकी भी कोशिकाएं जीवित होती है, और इसमें 2 स्तर होते हैं, पतला पतला करके इसके अंदर 2 स्तरें होती है। और इसका मुख्य कार्य जो होता है, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन संग्रह करना। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन संग्रह करना, इसका मुख्य कार्य। और चौथा स्तर जो है इसका, देखिए ये जो देख रहे हैं ये आपको, ये सबसे आंतरिक स्तर हुआ। ये आप देख रहे हैं ये सबसे आंतरिक स्तर, मतलब परागकोश बोलिए या लघु बीजाणुधानी, इसके सबसे ये आंतरिक स्तर को हम लोग कहते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं वो? टैपिटम बोलते हैं। और इसमें एक नहीं अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी ये बहुकेंद्रीय होता है। कौन? टैपिटम। टैपिटम का सबसे प्रमुख कार्य होता है बुआ, इसका सबसे जो होता है, ये कैलेज नामक एंजाइम को स्रावित करता है। कैलेज नामक एंजाइम को क्या करता है? स्रावित करता है। और इसका एक मुख्य कार्य और है, जब लघु बीजाणु से परागकण बनता है तो ये उसको पोषण प्रदान करता है। तो आपसे पूछेगा परागकण जब विकसित होता है लघु बीजाणु से, उसको पोषण कौन प्रदान करता है? तो आपका टैपिटम स्तर करता है। आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ लेगा, बताइए कि बाहरी आघातों से सुरक्षा कौन करता है? एपिडर्मिस। और परागकोश के स्फुटन में कौन सहायक होते हैं? एंडोथेसियम।
और आपको पूछेगा कि भोजन संग्रह कौन करता है, मिडिल लेयर। किस लेयर में 2 स्तर होते हैं, मिडिल लेयर में होते हैं। आपको पूछेगा सबसे भीतरी स्तर कौन होते हैं, तो आपका टैपिटम होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कैलेज नामक एंजाइम को यह स्रावित करता है। दूसरी परागकण को यह पोषण प्रदान करता है। और तीसरा ये परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है, बाह्य चोल का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये 3 इसका प्रमुख कार्य होता है। अब देखिए ये टैपिटम के अंदर जो आप ये गोल वाले देख रहे हैं, इसी के अंदर अनेक लघु बीजाणु, इसी के अंदर देखिए, इसके अंदर जो है लघु बीजाणु मातृकोशिका, लघु बीजाणु मातृकोशिका पाई जाती है, लघु बीजाणु मातृकोशिका पाई जाती है। शॉर्ट में इसको MMC कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं इसको, शॉर्ट में MMC कहा जाता है। और इसी में जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तब जाकर निर्माण होता है लघु बीजाणु का, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण होता है, या इसको हम कह सकते हैं परागकण का निर्माण होता है। मतलब लघु बीजाणु से ही परागकण बनता है, ठीक है ना। तो आपको पूछेगा तो लघु बीजाणु क्या होता है, वह हैप्लॉइड होता है। और लघु बीजाणु मातृकोशिका क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया था कि लघु बीजाणु जनन मतलब नर युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो लघु बीजाणु मातृकोशिका में इसके अंदर होता है, क्योंकि टैपिटम के अंदर होता है। तो लघु बीजाणु मातृकोशिका में जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो लघु बीजाणु बनता है, और लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जब एक बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, 1 2 3 और 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है एक बार बनने में। यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए 200 परागकण बनने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। एक बार में बनता है 4, तो 200 बार में कितनी बार कोशिका विभाजन होगा, तो इसको हम 4 से दे देंगे भाग, तो भाग दे देंगे तो हमको कितना निकल आएगा 50। मतलब 50 बार जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा तब जाकर 200 परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी तरह आपको कह देगा कि बताइए 400 किसी आवृतबीजी पौधे में 400 परागकण बनने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। 400 में आप 4 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 100। यही आपका आंसर है और ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु बना, तो लघु बीजाणु से परागकण कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखे लघु बीजाणु से परागकण का निर्माण। सबसे पहले तो देखिए ये लघु बीजाणु है, इसमें एक केंद्रक है। कहता है जब जो है टैपिटम देख रहे हैं, टैपिटम जब कैलेज नामक, हम आपको पहले बताएं कैलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है। जब ये कैलेज नामक एंजाइम को स्रावित करता है तो क्या होता है, लघु बीजाणु के ऊपर जो परत होती है वो हट जाता है। हटने यानी इसके ऊपर जो हल्का सा परत बना रहता है वो परत क्या होता है, कैलेज नामक परत वो हट जाती है। हटने के बाद क्या होता है, इसमें जो वास्तविक केंद्रक है वो थोड़ा नीचे की ओर खिसक जाता है और ऊपर एक रसधानी का क्या करता है, निर्माण करता है, रसधानी का निर्माण करता है। और जब ये नीचे की ओर खिसकता है तब क्या होता है, इसमें असमान समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। जब असमान समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो इसमें 2 केंद्रक का निर्माण होता है, एक ऊपर की ओर होता है और एक ही नीचे की ओर। ऊपर की जो ओर होता है उसे हम लोग कहते हैं कायिक केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, कायिक केंद्रक बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये निषेचन में भाग लेगा, हम आपको बताएंगे डबल फर्टिलाइजेशन पौधे में कैसे होता है, तो वहां हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो ऊपर बड़ी केंद्रक होता है जिसे कायिक केंद्रक कहते हैं, और नीचे वाले केंद्रक को हम लोग जनन केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं वह, जनन केंद्रक कहते हैं। तो और अभी ये लघु बीजाणु ही हुआ। उसके बाद क्या होता है, अरे 2 केंद्रक बना, उसके बाद दोनों केंद्रक के बीच में, यहाँ देखिए दोनों केंद्रक के बीच में एक देखिए कोशिका द्रव, ये बीच में भाग देख रहे हैं, ये कोशिका द्रव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है वह, कोशिका द्रव का निर्माण होता है। और ये कोशिका द्रव जब बन जाता है तो धीरे धीरे इस केंद्रक के चारों तरफ एक परत जम जाती है। एक परत क्या होती है, जम जाती है। इस परत को ही हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, तब ये बन गया परागकण। क्या बन गया बुआ, परागकण बन गया। अब कहिएगा सर परागकण क्या होता है, तो आप देखिए परागकण का आकार ऐसा है। तो परागकण में 2 आवरण पाए जाते हैं। आप देखिए
ये बाहर वाले जो आवरण, ये त्रिभुज जैसा देख रहे हैं आप, त्रिभुज जैसा जो आवरण देख रहे हैं, इस त्रिभुज वाले आवरण को क्या कहा जाता है? ये बाह्य चोल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बुआ? बाह्य चोल कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको एक्साइन कहा जाता है, ठीक है ना, बाह्य चोल कहा जाता है। और ये बाह्य चोल का निर्माण हम आपको पहले बोल दिए, टेपिटम जो है परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करता है। तो ये बाह्य चोल का निर्माण किया, लेकिन इसमें रहता क्या है बुआ? तो इसमें रहता है स्पोरोपोलेलिन रहता है। तो आपसे पूछेगा परागकण के बाह्य चोल का निर्माण कौन करता है? तो आप आसानी से कह सकते हैं परागकण के बाह्य चोल का निर्माण आपका टेपिटम करता है। और ये टेपिटम जो होता है टेपिटम करता है जो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेलिन का बना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे बताओ कि पौधे का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तब क्या जवाब दीजिएगा? तो आप जवाब दीजिएगा कि पौधे का सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेलिन होता है, जो परागकण का बाह्य चोल का निर्माण करता है, ठीक है ना। और इसके सबसे आंतरिक परत, ये बाहर वाले आप देख रहे हैं, और ये जो लकीर देख रहे हैं, इसका आंतरिक परत हो जाएगा जो ये सेलुलोज एवं पैक्टिन के, जो सेलुलोज एवं पैक्टिन के बने होते हैं। आपको यहाँ भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए कि परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलेलिन का बना होता है। परागकण का आंतरिक चोल किसका बना होता है? सेलुलोज एवं पैक्टिन का बना होता है। तो बाह्य चोल बउआ कौन निर्माण करेगा? तो आपका टेपिटम करेगा। कौन करेगा? टेपिटम करेगा, क्योंकि यही केलेज एंजाइम को स्रावित करने का क्या करता है? काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है इसको बिल्कुल बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा हम परागकण को कितना डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं? तो हम परागकण को -196 डिग्री द्रव नाइट्रोजन में रख सकते हैं, इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमको लघु बीजाणु जनन क्या होता है और लघु बीजाणु धानी का संरचना क्या होता है। आप कन्फर्म रहिए कि ये चारों से एक क्वेश्चन इस बार आना फिक्स है। और आपको ये भी क्वेश्चन फिक्स कर देगा इस बार 2 नंबर में आपको पूछेगा कि टेपिटम का कार्य बतावे। तो इस बार ये क्वेश्चन आना आपका 100%। 2023 में लघु बीजाणु जनन पूछा है, तो कन्फर्म रहिए 2024 में टेपिटम का कार्य अवश्य पूछेगा। अगर आपको इसी तरह ये लघु बीजाणु बनने में कितनी बार श्रुति को सिखा दिया जाएगा, जितना दे दे, जैसे हम 400 बोले थे 400 में 4, अगर वो 2000 दे दिया तो 2000 में 4 से भाग दो, 1000 दिया 1000 में आप 4 से भाग दे दीजिए, जितना भागफल आएगा वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप लोग को कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मतलब कहाँ नहीं समझ, जो भी दिक्कत होगा आप हमें निश्चित बताएं। धन्यवाद। कल मिलते हैं आप लोग को फिर अगले टॉपिक अर्थात जयांश जब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।